हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए कहानी शुरू करते हैं और कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। मृत्युंजय डरा हुआ लग रहा था। पहली बार मृत्युंजय के चेहरे पर डर दिखाई दे रहा था। मृत्युंजय की आवाज़ में घबराहट साफ सुनाई दे रहे थे। उसने उसे आदमी से पूछा, क्या खबर पक्की है? उस आदमी की बात सुनने के बाद मृत्युंजय ने गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। कुछ देर बाद फोन पटक कर मृत्युंजय वापस हॉल में आया। अब तक निर्जला रचना को लेकर आरती की तैयारी करने के लिए चली गई थी। आरती का वक्त हो गया था, लेकिन वैशाली अभी तक नीचे नहीं आई थी। ये देख रचना ने फिर से ताना मारना शुरू कर दिया। क्या आरती आज ही होगी या फिर कल का मुहूर्त बताया है उस महारानी को? पता नहीं इस घर की बहुएं सीरियस कब होगी। वक्त का पता है या नहीं उस लड़की को? निर्जला उसे कुछ कहने ही जा रही थी कि तभी उन्हें सीढ़ियों से किसी की पायल की आवाज़ सुनाई। वैशाली तैयार हो चुकी थी और वो नीचे आ रही थी। आज वैशाली बहुत सुंदर लग रही थी। उसने ऑरेंज कलर की साड़ी पहनी थी, गले में सोने का हार और हाथों में सोने की चूड़ियां थी, मांग में लाल सिंदूर और कानों में बालियां। अमृत भी वैशाली के साथ साथ नीचे आ चुका था। दोनों ने आकर अपनी अपनी जगह ले ली और आरती शुरू कर दी। कुछ ही देर में आरती खत्म हुई। वैशाली ने सबसे आशीर्वाद लिया। वो आरती का थाल लेकर जा ही रही, तभी रचना बोली, अपने पति का भी आशीर्वाद लेना होता है क्या? तुम्हारे घर में तुम्हें सिखाया नहीं? अपने घर वालों पर बात जाते ही वैशाली ने तेज जवाब रचना के मुंह पर मार दिया। हमारे घर वाले पर तो आप जाइए ही मत। उन्होंने हमें क्या सिखाया है? अगर उसका प्रदर्शन हमने आपके सामने कर दिया ना तो सबके मुंह बंद हो जाएंगे। सब लोग वैशाली के इस जवाब से तंग रह गए। वहीं वैशाली चुपचाप जाकर अमृत के सामने खड़ी हो गई। उसने हल्का सा झुककर अमृत के पैर छुए और फिर से मुड़कर वहां से जाने लगी। रचना को वैशाली को परेशान करने का मौका मिल गया था। उसने कुछ सोचकर कहा, थोड़ा और झुक जाने पर तुम्हारी कमर नहीं टूट जाएगी। अच्छे से आशीर्वाद लो। आशीर्वाद लेने में भी कंजूसी करोगे क्या? वैशाली ने फिर से मुंह बना लिया। अच्छी तरह से झुककर अमृत के आशीर्वाद लिया। अमृत के चेहरे पर इस वक्त बहुत बड़ी मुस्कुराहट थी, जैसे उसने कोई जंग जीत ली थी। सुबह अमृत ने कमरे में जो कुछ भी किया और उसकी मुस्कुराहट देख वैशाली इरिटेट हो गई। उसने मौका मिलते ही अमृत के पैरों में चूटी काट ली। अमृत को पैरों में तेज दर्द महसूस हुआ। वहीं वैशाली मुस्कुराते हुए उसे अंगूठा दिखाकर वहां से चली गई। मृत्युंजय अभी भी थोड़ा परेशान दिख रहा था। उसे इस तरह शोभित ने पूछा, क्या हुआ भाई, कोई बात है क्या? मृत्युंजय कोई जवाब दे पाता उससे पहले ही बाहर शोर की आवाज़ सुनाई देने लगी। मृत्युंजय ने हेड सिक्योरिटी गार्ड शेख को वायरलेस पर कॉल लगाई। शेख, ये बाहर आवाज़ कैसी है? क्या हो रहा है वहाँ पर? शेख जवाब में बोला, सर यहाँ पर पता नहीं क्यों लेकिन अचानक से बहुत सारे मीडिया वाले आए। वो आपसे बात करना चाहते हैं। हमने जैसे तैसे उन्हें रोक कर रखा है, लेकिन वो लोग। शेख की बात सुन मृत्युंजय बड़बड़ाया। जिसका डर था वही हुआ। उसने कुछ सोचकर शेख से कहा, उनमें से कुछ को अंदर आने दो। शोभित ने तुरंत पूछा, क्या हुआ भाई, कोई प्रॉब्लम है? मृत्युंजय ने कहा, बाहर मीडिया आई हुई है। मीडिया की बात सुनकर विकल्प, शोभित, मृत्युंजय और अमृत सारे चौंक गए। उन्हें नहीं पता था कि अचानक मीडिया उनके घर पर क्यों आई हुई थी। मृत्युंजय घर के बाहर चला गया। उसके साथ सारे भाई भी उसके पीछे पीछे निकल गए। बाहर कुछ मीडिया वालों को अंदर आने का इजाज़त दे दी गई। मृत्युंजय उनके सामने आकर बैठ गया। एक के बाद एक सारे रिपोर्टर्स ने अपने सवाल शुरू कर दिए। मिस्टर सारंग, हमें अपने खास सूत्रों से पता चला है कि आपकी बहन मीरा सारंग पढ़ाई करने के लिए कहीं गई नहीं है, बल्कि वो अपने शादी से भाग गई थी। क्या ये बात सच है? हालांकि मृत्युंजय थोड़ा परेशान था, लेकिन उसने ये अपने चेहरे पर नहीं आने दिया और रिपोर्टर को सटीक जवाब दिया। अगर आपका ये खास विश्वास पात्र सूत्र विद्युत सुनवानी है तो आपका सोर्स बहुत घटिया है और गलत है। मेरी बहन मीरा कहीं भागी नहीं है। दरअसल वह विद्युत से शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि विद्युत एक इस एडिक्ट और उसका लड़कियों के मामले में कैरेक्टर भी अच्छा नहीं, जिस वजह से मेरी बहन उससे शादी नहीं करना चाहती।
इस पर दूसरी रिपोर्टर ने पूछा, तो फिलहाल आपकी बहन कहाँ है और क्यों वो इतने वक्त से मीडिया के सामने नहीं आ रही? क्यों आपने उन्हें छुपा कर रखा? मृत्युंजय ने इसका भी सही जवाब दिया। मेरी बहन को हमने छुपा कर नहीं रखा, बल्कि उसने किसी और से शादी कर ली और इस वक्त वो अपने पति के साथ है। मृत्युंजय की बात सुन विकल्प, शोभित, अमृत सारे के सारे चौंक गए। वही मीडिया वाले का भी यही हाल था। रिपोर्टर ने पूछा, अगर ऐसी बात है तो आपके बहनोई कौन है और वो मीडिया के सामने क्यों नहीं आ रहा है? क्या आप हमें उनके बारे में कुछ बता सकते हैं? मृत्युंजय ने बड़े ही आराम से जवाब दिया, मेरे बहनोई एक लो प्रोफाइल इंसान है। उन्हें मीडिया के सामने जाना अच्छा नहीं लगता। वो अपनी आइडेंटिटी फिलहाल किसी को नहीं बताना चाहते, इसलिए वो मीडिया के सामने नहीं आएंगे और मैं भी उनके बारे में किसी को कुछ बताना पसंद नहीं करूँगा। अब अगर आपके सवाल हो गए हों तो आप यहाँ से जा सकते हैं। और हाँ, अगली बार सारंग परिवार के नाम पर मिर्च मसाला डालकर अगर आपने खबर बेचने की कोशिश की तो आप मृत्युंजय सारंग को अच्छे से जानते हैं। मृत्युंजय से मुंहतोड़ जवाब पाकर सारे मीडिया वाले यहाँ से चले। उनके जाते ही तीनों भाई जो मृत्युंजय के पीछे खड़े थे वो अपने अपने सवाल लेकर आगे आ गए। शोभित ने सबसे पहले पूछा, ये आप क्या बोल रहे थे भाई? मीरा की शादी? क्या आप झूठ कह रहे थे? मृत्युंजय ने इसके बाद जो कुछ भी कहा उसे सुनकर तीनों भाई चौंक गए। नहीं, मैंने झूठ नहीं कहा। आज सुबह डेविड का फोन आया था। मीरा की शादी हो चुकी है। कल रात मीरा की शादी हो गई। इस बार अमृत बोल पड़ा, लेकिन क्यों और किससे? मृत्युंजय ने सिर्फ एक शब्द में जवाब दिया, कशिश मित्तल। किसी को भी मृत्युंजय की बातों का मतलब समझ नहीं आ रहा था। आखिरकार शोभित ने कंफ्यूज होकर पूछा, आपके कहने का मतलब क्या है भाई? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। साफ साफ बताओ, बात क्या है? मृत्युंजय ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे लग रहा था कि मीरा सुधांशु के साथ है, लेकिन मीरा अब तक कशिश मित्तल के कैद में थी। वो वहाँ कैसे पहुँची, क्या हुआ, ये तो नहीं पता, लेकिन कल रात उस कशिश ने जबरदस्ती मीरा से शादी कर ली है। हर कोई ये बात सुनकर शौक था। मृत्युंजय ने आगे कहा, लेकिन अभी इस बारे में घर में किसी को कोई बात मत करना। मैंने डेविड से कहा है बात की गहराई तक जाने के लिए। एक बार सच पता चल जाए उसके बाद ही हम कोई कदम उठाएंगे। और हाँ, मैं जल्द से जल्द कशिश से मिलना चाहता हूँ। तीनों ने हमेशा हिला दिया। अभी वो लोग आगे कुछ कहने ही जा रहे थे कि अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ है। चारों भाई भागते हुए अंदर आए तो देखा कि हॉल में कुछ बर्तन नीचे बिखरे हुए थे और खाना यहाँ वहाँ गिरा हुआ था। वैशाली आगे आगे भाग रही थी और उसके पीछे एक छोटा सा कुत्ता था। वैशाली डर के मारे डाइनिंग टेबल पर चढ़ के और चिल्लाते हुए बोली, कोई है? उस कुकुर भगाओ यहाँ से। का इस घर के हर जानवर, हर इंसान को हमसे ही प्रॉब्लम है। अगर हमको मारना ही चाहते हो तो जहर दे दो। एक कुकर को हमारे पीछे काहे छोड़ कर रखा है? वैशाली के चिल्लाने पर जैसे ही महक किचन से बाहर है, उसने देखा कि कुत्ता उसकी तरफ दौड़ कर आ रहा था। ये देख महक भी सोफे पर चढ़ है। ये कौन है? इसे कौन लेकर आया? भगाओ इसे यहाँ से। शोभित, विकल्प, अमृत और मृत्युंजय को जो जब तक मीरा की बात को लेकर परेशान थे, वो अचानक घर में ये तमाशा देखकर थोड़ा हल्का महसूस कर रहे थे। मृत्युंजय, वैशाली और महक को इस तरह देख हल्का सा मुस्कुराने लगा। वहीं अमृत और शोभित उन दोनों की हालत देखकर पेट पकड़कर हंस रहे थे। शोर शराबा सुन रचना भी तुरंत कमरे से बाहर आई। वह बिना देखे ही चली जा रही थी कि हलवे पर उसका पैर पड़ा। वो फिसल कर गिरने वाली थी, लेकिन महक ने तुरंत नीचे आकर रचना का हाथ पकड़ लिया और उसे गिरने से बचा लिया। पूरे हॉल की हालत देख रचना की आंखें गुस्से से लाल हो गई। एक तरफ वैशाली डाइनिंग टेबल पर चढ़कर चिल्ला रही थी, वहीं एक कुत्ता कब से उस पर भौंके जा रहा था। बाहर खड़े सारे लड़के सब देखकर हंस रहे थे। रचना ने गुस्से में वैशाली से कहा, हाँ,
डाइनिंग टेबल को खड़े रहने की जगह है, नीचे उतरो अभी के अभी। वैशाली भी तो जर गई। नहीं, जब तक ये कुत्ता यहाँ से नहीं जाएगा हम नीचे नहीं आएंगे। हमको कुत्ते से डर लगता है, पहले इसे यहाँ से भगाओ फिर हम नीचे आएंगे। उस कुत्ते को देख रचना ने जोर से चिल्लाया, उस कुत्ते को यहाँ पर कौन लेकर आया? जल्दी से इसे घर से बाहर निकालो। विप्लव जो कब से उन कुत्ते के पीछे पड़ा हुआ था, उसने फाइनली उसे अपने हाथों में उठा लिया और सब से कहा, ये कुत्ता नहीं है, इसका नाम चार्ली है। आई एम सॉरी, मैंने कमरे का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया था इसलिए वो बाहर आ गया। विप्लव उसे लेकर वहां से कमरे में चला गया। उसके जाने के बाद वैशाली ने गहरी सांस ली और नीचे उतरी। पूरे हॉल की हालत देख रचना चिल्ला कर बोली, ये है तुम्हारी पहली रसोई? ऐसे करते हैं काम, पूरा का पूरा घर खराब कर दिया। वैशाली कुछ बोल में ही जा रही थी कि रचना ने कहा, एक और शब्द नहीं सुनना मुझे तुम्हारे मुंह से। अब तुम्हारा सजा ये है कि तुम जल्दी से नाश्ता कुछ बनाओ और पूरा का पूरा हॉल खुद साफ करो, तभी तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। और हाँ, बाकी सब सुन लो, कोई भी इस लड़की की मदद नहीं करेगा। महक कुछ बोलने वाली थी लेकिन रचना ने उसे भी आंखें दिखाकर चुप करवा दी। वैशाली ये सब सुनकर बोल पड़ी, ठीक है, हम कर लेंगे, हमको कोई काम करने से डर नहीं लगता। वैशाली पैर पटकते हुए किचन में चली गई। मृत्युंजय इस वक्त दरवाजे पर खड़ा था। उस देख रचना ने कहा, मृत्युंजय तुम्हें मुझसे कुछ बात करनी थी ना? मृत्युंजय रचना से कुछ कहने ही वाला था कि तभी शोभित वहां आ गया। उसने मृत्युंजय के कानों में कहा, कशिश से मीटिंग फिक्स हो गई है, वो आज ऑफिस आ रहा है। मुझे लगता है मैं ऑफिस जाना चाहिए। रचना से बात करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस वक्त कशिश से बात करना था, इसलिए मृत्युंजय शोभित के साथ वहां से ऑफिस चला गया। महक जल्दी जल्दी में मृत्युंजय का टिफिन पैक करके बाहर आई, लेकिन अब तक वो निकल चुका था। विकल्प भी अब ऑफिस जाने के लिए निकल रहा था। महक ने उसे रोक दिया, अरे ये ऑफिस चले गए, जल्दी जल्दी में अपना टिफिन भी भूल गए। भैया, अगर आप ऑफिस ही जा रहे हैं तो क्या उन्हें दे देंगे? विकल्प ने टिफिन ले लिया और कहा, ठीक है भाभी, मैं उन्हें टिफिन दे दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। विकल्प सबके टिफिन लेकर वहां से ऑफिस के लिए निकल गया। रचना भी वहां से कुछ सोचकर अपने कमरे में चली गई। मृत्युंजय और शोभित पहले ही ऑफिस पहुंच चुके थे। आज वो लोग कशिश से मिलने वाले थे। मृत्युंजय ने डेविड को मीरा और कशिश की शादी की पूरी इन्वेस्टिगेशन करने में लगा दिया था। मृत्युंजय अपने केबिन में था और शोभित भी उसके साथ था। शोभित को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने टेबल पर हाथ पटकते हुए कहा, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये बात हमारी नज़रों से इतने दिनों तक छुपी कैसे रही। कैसे हमारा ध्यान नहीं गया कि कशिश भी तो ये कर सकता है। इनफैक्ट कुछ दिनों पहले ही उसने मीरा से रिलेटेड कोई बात भी की थी। मृत्युंजय ने हाँ में सर हिलाया। अब तक वो काफ़ी शांत हो चुका था। उसने जवाब में कहा, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि उस दिन जब कशिश ने मीरा के बारे में बात की तो वो जानबूझकर ये बात हमारे सामने लाना चाहता था। अगर मैं ये बात तभी समझ जाता तो आज शायद मीरा हमारे साथ होती। शोभित गुस्से में पागल हुआ जा रहा था। उसने मृत्युंजय से कहा, अभी भी बहुत देर नहीं हुई है, हम चाहे तो मीरा को अपने पास वापस ला सकते हैं। हमें जल्द से जल्द उसके ठिकाने का पता लगाना होगा, उसके बाद मीरा हमसे दूर नहीं होगी। मुझे बस डर इस बात का है कि कहीं हमारे पहुंचने तक वो मीरा के साथ कुछ। शोभित बोलते बोलते रुक गया, लेकिन मृत्युंजय उसकी बातों का मतलब समझ चुका था। उसने ना में सर हिलाया और कॉन्फिडेंटली कहा, मुझे नहीं लगता कि कशिश ऐसा कुछ भी करेगा। वो चाह कर भी मीरा को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वो जानता है कि जब तक मीरा उसके कब्जे में है हम उसकी बात नहीं टालेंगे। अगर मीरा उसके पास नहीं होगी या अगर उसे कुछ हो गया तो उसे हमसे कोई नहीं बचा पाएगा। इसलिए मुझे नहीं लगता कि मीरा की फिक्र करने की ज़रूरत है। वो मीरा को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो दोनों बात कर रहे थे तब तक राजीव वहां पहुंच गया। उसने मृत्युंजय से पूछा, मैंने सुना कि तुमने मीडिया से ये कहा कि मीरा की शादी हो गई और वो भी किसी और से, ये क्या चल रहा है मृत्युंजय?
इस बार मृत्युंजय ने जवाब में कहा, मीरा की शादी कशिश मित्तल से हुई है। कल रात उसने जबरदस्ती मीरा से शादी कर ली और ये बात मुझे आज सुबह ही पता चले। मृत्युंजय की बात पर राजीव भी शौक था। उसने कहा, इसका मतलब अब तक तुम महक और उसके भाई के पीछे पड़े थे, लेकिन सच में मीरा तो कशिश के पास थी। लेकिन अगर मीरा कशिश के साथ थी तो हमें पता क्यों नहीं चला, और तुम्हें यह सब कैसे पता चला? मृत्युंजय कुछ बोलता है उससे पहले ही डेविड ने अंदर आते हुए जवाब दिया, मैं आपको बताता हूँ। डेविड आकर राजीव के बराबर खड़ा हो गया। उसने राजीव की तरफ देखा और जवाब में कहा, मेरा एक आदमी फिलहाल कशिश मित्तल का बॉडीगार्ड है। उसी के जरिए मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि शादी के दिन जब मीरा घर से भागी थी तब वह कशिश मित्तल से टकराई और कशिश मित्तल ने मीरा के किडनैप कर लिया और उसे लेकर वाशिंगटन चला गया। ये सुन राजीव बोल पड़ा, तभी हम में से किसी को मीरा का कोई क्लू नहीं मिला। इतना ढूंढने के बावजूद हमें पता ही नहीं चला कि मीरा अचानक कहाँ गायब हो गई, क्योंकि वो यहाँ थी ही नहीं। इस पर डेविड ने फिर कहा, और सिर्फ इतना ही नहीं, कल रात को उसने ज़बरदस्ती मीरा से शादी कर ली और अब शायद वो मीरा का फायदा उठाकर शर से अपनी बात मनवाने की कोशिश करेगा। डेविड की बातों पर राजीव की शक्ल उतर गई। उसने उदासी से कहा, मीरा को ढूंढने में हमने बहुत देर कर दी। तभी पीछे से किसी की आवाज़ आई, सही कहा तुमने, अब बहुत देर हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। सबने उस आवाज़ की दिशा में देखा जहां से कशिश मित्तल बहुत ही स्टाइल से अंदर चला आ रहा था। कशिश को वहां देख शोभित का खून उबल गया। वो तुरंत कशिश के पास आया और उसका कॉलर पकड़ते हुए बोला, ज़्यादा मुस्कुराने की ज़रूरत नहीं है। तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी बहन के साथ खिलवाड़ करने की? कशिश मित्तल, आज तो यहाँ से जिंदा नहीं लौटेगा। बहुत बड़ी गलती कर दी तूने इन सब के बीच में मीरा को घसीट कर। याद रख, वो हम 5 भाइयों की एक लौती बहन है। उसके लिए हम लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। कशिश ने बहुत ही आराम से कहा, शांत हो जाओ साले साहब, शांत हो जाओ। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखे। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।